मेरी आज की कहानी है एक तरुण नाम के टेलर की, जो कि लड़कियों को नेप लेने के बहाने छेड़ता था। लेकिन उसकी यह रासलीला कुछ ज्यादा दिन नहीं चल पाती है। वह जल्द ही पकड़ा जाता है। लेकिन तब वह पकड़ा जाता है तो वह कहता है कि मैं हर गली मोहल्ले की औरतों को देख लूंगा, मैं एक एक से बदला लूंगा। यह बात कहकर वह अपना बदला लेने के लिए तड़प रहा था। उसने सरेआम 2 कत्ल किए, लेकिन पुलिस को उस पर शक था, लेकिन मुजरिम कोई और था। आखिरकार उसे फंसाने के लिए ये सब कुछ किसने किया था, चलो जानते हैं हमारी कहानी में। लेकिन उससे पहले आप मेरे क्राइम मूवमेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए। तो तरुण नाम का एक टेलर, जो अपने गांव का सबसे जाना माना टेलर था, और उसका चक्कर हर एक गली मोहल्ले की औरत के साथ चलता था। वह जानबूझकर फिटिंग को कलडा कर देता या फिर फिटिंग से ढीला कर दिया करता था। वह फिर से नेप लेने के बहाने उनको छेड़ता था। किसी किसी औरतों के साथ तो उसका चक्कर भी चल रहा था, जिनका फायदा औरतें बखूबी उठाती थी। वह अपने पति को छोड़कर उसके साथ अपने प्यार के गुल खिलाती थी। उनके पतियों को भी पता होते हुए भी वह कुछ नहीं कर पा रहे थे। दूसरी तरफ एक रेखा नाम की लड़की रहती थी, जो कि पढ़ना लिखना चाहती थी। उसके माता पिता गांव के एक सबसे बड़े जमींदार के बेटे के साथ अपनी बेटी का रिश्ता तय कर देते हैं। उनका कहना होता है कि हम आपकी लड़की से शादी तो अपने बेटे की करवा देंगे, लेकिन आपकी बेटी को कॉलेज और पढ़ाई दोनों छोड़नी पड़ेगी। वह हमारे घर के अंदर ही रहेगी, वह 4 दीवारी से बाहर पाँव भी नहीं रखेगी। यह शर्त अगर आप लोगों को मंजूर है तो हम यह रिश्ता करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि उसके पिता को यह डर था कि उनके पास से उन्होंने जो 5 लाख का कर्जा ले रखा था कि वह अपनी बेटी की शादी उनके बेटे के साथ करवा देंगे, तो वह उनके पास से वह पैसे नहीं लेंगे। लड़की यह शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह जबरदस्ती लड़की से हाँ भरवा देते हैं और कहते हैं कि आज के बाद तू कॉलेज नहीं जाएगी। वह कहती है ठीक है, मैं आज तो कॉलेज जा सकती हूँ। वह जब कॉलेज के लिए बाहर निकलती है तो वह उसकी होने वाली सास जो बाहर बैठी थी वह कहती है, अरे आपकी बेटी इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर जाती है, अरे लिहाज या शर्म है या नहीं। यह बात तभी लड़की की माँ बोलती है कि अरे चौधराइन, ऐसा कुछ नहीं है, वो क्या है ना, ये पुराने सूट हैं, नए सूट तो हमने दर्जी के डाल रखे हैं सिलाने के लिए, वह आते हुए ले आएगी, वह मैंने पूरी बाजू के सिमवाए हैं। यह बात कहकर वह बात को टाल देती है। दूसरी तरफ लड़की अपने कॉलेज के लिए चली जाती है। वह तब अपने कॉलेज से वापस आ रही थी, तभी वह टेलर के पास जाती है। लेकिन उससे पहले प्रिया नाम की एक लड़की टेलर के पास अपना कुर्ता सिलवाने के लिए डालने गई थी। उसका नेप ले रहा था। तभी वह कहती है कि प्लीज आप मुझे दूर होकर मेरे कुर्ते का नाप लीजिए, क्योंकि वह एक पढ़ी लिखी लड़की थी और वह इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं रखती थी। इसीलिए वह तरुण टेलर को हटकारती है और उसे डांट मारते हुए यह कहती है। तभी वह उसकी भाभी को कहता है, अरे देखो ना, ये किसी कैसी बातें कर रही है, मैं तो इनका सिर्फ नेप ले रहा हूं। अगर थोड़े दूर होकर नेप लूंगा तो 1 आध इंच अगर इधर उधर हो गया तो फिटिंग में फिट नहीं बैठेगा। तभी उसकी भाभी कहती है, अरे प्रिया कोई बात नहीं, आराम से फिटिंग का नेप लेने दो, ऐसी कोई बात नहीं है, ये एकदम अच्छे इंसान है। यह बात कहकर वह उसके सूट की फिटिंग का नेप ले लेता है। दूसरी तरफ वह उसकी भाभी के साथ कहता है कि अरे लगता है आपके पति आजकल कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं। क्या है ना, जब वह बाहर जाते हैं तो तुम अपने सूटों की फिटिंग के नाप देने हमारे पास आ जाती हो। क्या है ना, जब तुम्हारे पति घर से बाहर जाते हैं तो तुम्हारे फिटिंग के जो कपड़े होते हैं उनमें थोड़ा और खुलाव चाहता है। तो आजकल मेरे को भी अच्छे से नेप लेने का टाइम नहीं मिल रहा है। मेरा भी मन करता है कि मैं आपके खूब सारे कपड़े सिलूं।
वह उसे लाइन मार रहा था। दूसरी तरफ उसकी ननद प्रिया यह सब कुछ नोटिस कर रही थी, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। वह अपनी भाभी के साथ वहां से चली जाती है। तभी वहां पर रेखा आती है अपने कपड़े लेने। वह तब अपने कपड़े उनके पास मांगती है तो वह उसे उनके कपड़े निकाल कर देते हैं। वह कपड़े देखती है तो वह कहती है कि यह कपड़े तो मेरे नेप के हैं ही नहीं। तभी वह टेलर कहता है, मैं क्या करूं, ये रामू अंकल है ना, ये सब कुछ गड़बड़ कर देते हैं। अरे इनका शरीर थोड़ा बूढ़ा हो गया है, इनका दिमाग थोड़ा काम नहीं करता। बेटा कुछ हो गई होगी गलती, लाओ तुम फिर से नेप दे दो, मैं फिर से फिटिंग का टाका मार दूंगा। यह बात कहकर वह उसका नेप लेने लगता है। नेप के बहाने बहाने वह उसे इधर उधर छूने लगता है, जो कि रेखा को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह उसे थप्पड़ लगाती है और कहती है कि बदतमीजी की हद होती है। यह बात कहते ही वह कहता है कि तुम कौन सी दूध की धुली हो। अरे यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं कि मैं कितना ईमानदार हूँ, और तुम जैसी लड़कियों का क्या करूं मैं। पहले तो मुझे यह यहाँ हाथ लगा रही थी, यहाँ हाथ लगा रही थी, और अब मुझे ही तू बदनाम कर रही है। लड़की यह सब कुछ सुनकर थोड़ी सी डर जाती है। वह अपने कपड़े लेकर वहां से जाने ही लगती है। तभी उसका भैया वहां पर आ जाता है। उसका भैया कहता है, अरे रेखा तू रो क्यों रही है, क्या हुआ, तू प्लीज मुझे बता, कहीं तुझे इस तरुण टेलर ने तो कुछ नहीं कहा है। तभी वह कहती है, भैया यह मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। उसका भैया यह बात सुनकर भड़क जाता है और वह तरुण टेलर की कलर पकड़कर उसे एक थप्पड़ लगाता है और कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरी बहन को छेड़ने की। आज से पहले तो मैंने हर औरत के मुंह से हर गली मोहल्ले में तेरे बारे में सिर्फ और सिर्फ सुना था। आज तूने अपनी घटिया हरकत मेरी बहन के साथ करके यह साबित कर दिया है कि तू एक नंबर का छिछोरा इंसान है। यह बात कहकर वह मारपीट पर उतर जाते हैं। दूसरी तरफ रेखा अपने भाई को संभालते हुए कहती है, प्लीज भैया आप लड़ाई मत करो, चलो आप घर चलो। लेकिन इतनी ही देर में सारा गली मोहल्ला वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होने के बाद वह दोनों छूट छुटावा करवा कर उन्हें दूर दूर कर देते हैं। तभी तरुण टेलर उन सभी औरतों का नाम लेता है और कहता है कि तुम्हारी बीवी मेरे पास हर रोज ब्लाउज नए सिलवाने आती है, अपनी प्यास बुझाने आती है। यह मुझे यह कहती है वो हर औरत का एक नया रूप सामने लाता है। लेकिन उनके पति यह सोचकर चुप रह जाते हैं कि हमारी पत्नियां ऐसा नहीं कर सकती है। यह अपनी इज्जत बचाने के लिए हमारी पत्नियों के बारे में यह सब कुछ कह रहा है। लेकिन जो रेखा थी उसके माता पिता उसे टॉर्चर करने लगते हैं कि तूने ये सब कुछ क्यों किया। उसने तो एक गलत के खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन उसके माता पिता ने उसे दबाने की कोशिश की। उसके शादी कुछ दिन बाद होने वाली थी, लेकिन उसके माता पिता उसकी शादी दूसरे दिन ही करवाने के निश्चय ले लेते हैं और कहते हैं कि इसे इतने कमरे में बंद रखना जितने शादी न हो जाए। यह बात कहकर वह उसे कमरे में बंद कर देते हैं। लेकिन रेखा जो कि पढ़ना चाहती थी, खुले आसमानों में उड़ना चाहती थी, नौकरी करना चाहती थी, वह पढ़ाई में भी अच्छी खासी थी। उसके माता पिता उसकी पढ़ाई के खिलाफ थे और उसके भैया उसका साथ देना चाहते थे, लेकिन माता पिता के टॉर्चर की वजह से वह अपनी बहन का साथ नहीं दे पा रहा था, क्योंकि उसके माता पिता का कहना था कि हमारे जो सर कर्जा है उसे हम नहीं उतार पाएंगे। अगर वह तुम्हारी बहन से शादी कर लेगी तो वह हमारे पास से 5 लाख रुपए नहीं मांगेगी। लेकिन उनकी सोच गलत थी। दूसरी तरफ जमींदार जो कि यह सोच रहा था कि पहले तो मैं अपने बेटे की शादी इसके साथ करवा दूं और फिर वह 5 लाख रुपए भी लूंगा और उसकी बेटी रेखा के जो नाम जमीन जायदाद है वह भी लूंगा। वह सब कुछ उस लड़की के माता पिता नहीं जानते थे, लेकिन उनका प्लान कुछ और चल रहा था। यह सब कुछ उनसे अनजान था। दूसरी तरफ रेखा जो कि शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी, वह उससे घर से निकलना चाहती थी। तभी वह प्लान बनाती है और अपना सारा बैग पैक करके घर से भाग जाती है। वह घर से जाती है तो उसके साथ रास्ते में कुछ ऐसा होता है कि उसका
किसी को कुछ पता नहीं चलता। दूसरी तरफ प्रिया भी अपने कुछ बिजनेस के काम से बाहर जा रही थी। टेलर ने जो उसकी भाभी के बारे में कहा था कि तुम्हारी पत्नी मेरे पास रोज ब्लाउज लेकर आती है, अगर इसे इतना ही तू संतुष्ट रख पाता तो यह मेरे पास नहीं आती। यह सब कुछ उनके घर में बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट कर रखी थी। वह कहती है कि मैं अपने काम के लिए बम्बई जा रही हूँ। वह उसका भैया कहता है चलो मैं तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ देता हूँ, लेकिन वह कहती है नहीं भैया मैं चली जाऊंगी। फिर यह वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ रेखा भी उसके पीछे पीछे अपना बैग पैक करके अपनी खिड़की के दरवाजे से कूदकर बाहर आ जाती है और वह भी वहां से निकलने की कोशिश करती है। लेकिन तब सुबह होती है तो वहीं पर पास में एक लड़की की लाश मिलती है जो कि पूरी जली हुई थी। पुलिस को उसका कुछ अता पता नहीं चलता है, उसकी कोई भी खबर पता नहीं चलती है कि यह लड़की कौन है, कहां से थी, इसका क्या नाम है, क्योंकि उसका चेहरा पूरा जल चुका था और उसके पास कोई भी आईडी या फिर उसकी कोई भी निशानी उसके पास नहीं थी, जिसके कारण पुलिस को भी उसे पहचानने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। धीरे धीरे पुलिस अपनी इंक्वायरी करती है। इंक्वायरी के अंदर पता चलता है कि वह और कोई नहीं बल्कि प्रिया थी। दूसरी तरफ वहां पर एक इंच टेप मिलता है जिसके कारण सारा जो भी गुनाह था कत्ल का वह दर्जी पर आ जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर साहब को वह मिलता है तो वह उसे अपने गिरफ्त में कर लेते हैं और उस तरुण टेलर के पास जाते हैं। तो तरुण टेलर कहता है कि हाँ यह इंची टेप मेरा है, लेकिन इस सब का मतलब यह नहीं है कि खून मैंने किया है। यह इंची टेप मेरा है लेकिन मैं वहां पर नहीं गया। यह इंची टेप मेरा किसी ने चोरी किया है। तो यह सब कुछ खून कोई और भी कर सकता है। यह सब कुछ साबित नहीं करता है कि इंची टेप मेरा है तो खून भी मैंने किया है। यह बात कहकर वह पुलिस को कहता है कि मेरा इन सब में कोई लेना देना नहीं है। पुलिस के पास कोई ठोस सबूत न होने के कारण वह कहती है ठीक है, लेकिन तुम इस शहर को छोड़कर नहीं जा सकते हो क्योंकि पुलिस को तुम पर शक है और तुम्हें यहीं पर रहना होगा और तब हम आपको बुलाएंगे, तब हमारे पास आना होगा। यह सब कुछ कहकर पुलिस अपने काम पर फिर से लग जाती है। पुलिस को तरुण टेलर पर पूरा शक था लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था। वह कहते हैं कि इस पर नजर रखी जाए। तभी वह अपने घर जाता है और अपने घर पर बहुत बड़ा लॉक लगा रखा था, उसे खोलकर वह अंदर जाता है और एक कमरे के अंदर उसने अपने बेटे और अपनी पत्नी को कैद कर रखा था। वह अपनी पत्नी को बहुत मारता है। तभी वह कहता है कि चलो रोटी ला के दो। बेटा इतना डरा हुआ था कि वह माँ के आंचल के पीछे छिप जाता है। उसकी माँ कहती है कि मैं आपसे एक बात करना चाहती थी। तभी वह कहता है हाँ बोलो। वह कहती है कि हम यहाँ इस कमरे में बोर हो गए हैं, अगर आप कहो तो हम दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाएं। तभी वह कहता है कि तुम लोगों ने यह सोच कैसे लिया? जब तक मुझे यह पक्का यकीन नहीं हो जाता कि तुम लोग कहीं बाहर निकल कर नहीं जाओगे, तुम किसी को मेरे खिलाफ कोई सबूत न दे दो, तब तक तुम लोगों को इसी कमरे में रहना पड़ेगा। और वैसे भी अगर तुमने बाहर यहाँ से निकलने की कोशिश की तो तुम्हारा हाल क्या होगा यह मैं भी नहीं बता सकता। वह माँ बेटे इतने ज्यादा डरे हुए थे कि वह एक कोने में जाकर बैठ जाते हैं और वह कोई भी हरकत नहीं करते। लेकिन दूसरे दिन तब वह अपने घर को लॉक करके वहां से चला जाता है। तभी पीछे से पुलिस इंक्वायरी के लिए आती है और वह उनसे पूछते हैं कि तरुण टेलर का घर कहाँ है। तभी एक इंसान कहता है कि यही है जो सामने है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब पूछते हैं कि इनके घर में कोई और नहीं रहता। तभी वे कहते हैं हाँ रहते तो थे, लेकिन वह अपने घर पर गई हुई है। इनकी पत्नी और इनका एक बेटा है, वह अपने गांव गए हुए हैं, उन्हें तो शायद 2-3 दिन हो गई। यह बात कहकर वह अपने काम पर लग जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि क्या सच में ही इसकी पत्नी गांव गई है या फिर यह हमें गुमराह कर रहे हैं? पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं ठीक है देखते हैं। उस लड़की के सारे फोन डिटेल्स निकाले जाते हैं क्योंकि वहीं पर उसका एक फोन मिला था जिस पर उन्होंने शक था
उन्हें सभी को वहां पर बुलाया। उनको पता चलता है कि यह प्रिया की बॉडी है। वह उसके भैया और भाभी को बुलाते हैं, तो उनके भैया और भाभी को तब यह बात पता चलती है तो वह बहुत रोते हैं और वह कहते हैं कि यह हमारी सगी बहन तो नहीं थी, यह हमारे ताऊ की लड़की थी, यह मेरी दूर की कजन थी और मेरे ताऊ जी ने इसकी सारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। अब मैं ताऊ जी को क्या जवाब दूंगा। वह पति पत्नी बहुत रोते हैं, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर साहब उन्हें कहते हैं प्लीज अपने आप को संभालो, सिचुएशन बहुत खराब है, हमें पता है, लेकिन आप लोगों को अगर किसी पे शक है तो प्लीज हमें बताइए। तभी वे कहते हैं कि हमें तो किसी पर शक नहीं है, हमारी बहन तो बम्बई जा रही थी अपने कुछ काम से, मैंने उसे कहा था कि लो मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा, लेकिन वह नहीं मानी। यह बात कहकर वह फिर से रोने लग जाते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं ठीक है, आप घर पर जाइए, हम उसके खूनी का पता लगा ही लेंगे। दूसरी तरफ तरुण टेलर का फोन ट्रेसिंग पर डाल रखा था। वह किसी से भी बात करता पुलिस इंस्पेक्टर साहब को खबर हो जाती थी। तब उसके फोन की लोकेशन निकाली गई तो पुलिस उसे फिर से गिरफ्तार करती है और कहती है कि तुम्हारी जिस दिन प्रिया की डेथ हुई थी वहीं पर लोकेशन क्यों आ रही थी। तभी वह कहता है कि मुझे क्या पता, मैं गया था वहां पर कुछ काम से। तभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि तुम्हारे पास क्या कोई इस बात का गवाह है, कोई इंसान यह बात कह सकता है कि तुम्हें वहां पर उन लोगों ने देखा था। अगर तुम्हारे पास गवाह है तो हम तुम्हारी यह बात मानने को तैयार है, वरना यह खून तुमने ही किया है। यह बात कहकर वह कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और दूसरी बात मेरे पास एक गवाह नहीं बल्कि दो गवाह हैं। तभी वह कहता है अच्छा ठीक है, तो चलो। वह अपने घर पर अपने पत्नी और अपने बेटे से पुलिस को मिलवाता है और कहता है कि चलो पुलिस को यह बताओ कि मैं 2 दिन पहले सुबह कहां पर था और किस किस टाइम पर। तभी उसकी पत्नी और उसका बेटा कहता है कि पिताजी हमें लेने हमारे नानी के घर गए थे। यह बात सुनकर पुलिस को विश्वास हो जाता है। वह कहती है ठीक है, अगर तुम इन्हें लेने गए थे तो ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन हाँ तुम चाहो जितना भी छिप लो, तुम्हारा जुर्म छिपेगा नहीं, जल्द ही हम तुम्हें गिरफ्तार करने आएंगे। उसे यह सुनकर थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वह अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि अगर वह पुलिस पर गुस्सा दिखाता तो उस पर केस भी बन सकता था और वह यह एविडेंस बन जाता कि उसी ने यह सब कुछ किया है। इसीलिए वह अपने गुस्से को कंट्रोल में करके वह अपने रूम के अंदर चला जाता है। पुलिस भी अपनी जीप लेकर पुलिस स्टेशन जाती है। तभी उसके फोन कॉन्टेक्ट से पता चलता है कि उसने रेखा नाम की लड़की के साथ कुछ दिन पहले झगड़ा किया था और उसके पास फोन भी क्या था। यह सब कुछ जानकर वह रेखा के घर पर जाते हैं। उनसे पूछताछ की जाती है तो वह कहते हैं कि हमारी बेटी फरीदाबाद गई हुई है, फरीदाबाद वह अपनी नानी के पास गई है। यह बात कह, लेकिन वह अपने घर से भाग गई थी, वह नहीं बताते। पुलिस वहां से जाने के बाद उसका भाई कहता है कि क्यों नहीं आप लोग पुलिस इंस्पेक्टर साहब को बता देते कि हमारी बेटी भी यहाँ से कुछ दिन पहले लापता हुई थी, वह यहाँ से भाग गई थी और हमें नहीं पता है कि वह कहाँ पर गई है। तभी उसका पिता कहता है कि तू आखिरकार चाहता क्या है, कि हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। अगर यह बात बाहर पहुंच गई तो हमारी इज्जत का क्या होगा और उसकी शादी का क्या होगा। तभी वह गुस्से में आकर कहता है कि आप लोगों को आपके अलावा किसी का कुछ नहीं दिखता। अरे उस जिनकी जिंदगी का क्या होगा, अगर आप लोग उसकी जबरदस्ती शादी तय न करते तो क्या पता वो यहाँ से घर छोड़कर नहीं जाती। और अभी भी आप लोगों को प्रिया की मौत का पता चलने के बाद भी बिल्कुल भी अफसोस नहीं हो रहा है कि अगर रेखा ने कुछ कर लिया, अगर उसे किसी ने कुछ कर दिया तो क्या होगा, क्या करोगे आप लोग। यह बात कहकर वह रोने लग जाता है। वह कहता है कि पुलिस को बता दो, क्या पता हमारी कुछ हेल्प हो जाएगी। तभी उसके पिता कहते हैं कि मैं तेरी बहन को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगर उसके सास ससुर को यह बात पता चल गई कि वह यहाँ से भाग गई है तो फिर हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। और फिर रही बात हमारे कर्जे की, फिर वह कैसे चुकाएंगे। यह बात कहकर
वे अपने बेटे को फिर से दाबने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस को उन पर शक हो जाता है और वह वहां के सारे सीसीटीवी कैमरे चेक करवाते हैं, जिसके कारण पता चलता है कि वह कहीं पर नहीं गई। तभी पुलिस अपनी टीम को लेकर उनके घर पर वापस आती है और कहती है कि आपकी बेटी कहीं नहीं गई, क्या आप लोग सच बताने की कष्ट करेंगे। यह बात कहकर वह उनसे सच उगलवाती है। वह लेकिन सच नहीं उगलते उसके। तभी रेखा के भैया बोलते हैं कि मैं बताता हूँ सच क्या है। मेरी बहन कहीं नहीं गई है, कहीं नानी के नहीं गई है, वो भाग गई है। वह इसलिए भागी क्योंकि मेरे माता पिता उसकी जबरदस्ती शादी कराना चाहते थे। मेरी बहन अच्छी खासी पढ़ाई में होशियार थी, लेकिन इन लोगों की वजह से उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ रही थी, इसीलिए वह अपना सारा सामान लेकर यहाँ से भाग गई और हमें नहीं पता है कि अब वो कहाँ है। प्लीज मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप मेरी बहन को ढूंढ दो। यह बात कहकर वह अपनी बहन के लिए रोने लग जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, तुम लोगों ने मुझे पहले नहीं बताया, नहीं तो हम अपनी जी जान लगा देते आपकी बहन को ढूंढने में। तभी दूसरे तीसरे दिन पता चलता है कि जंगल में एक लाश और मिली है। उसका सारा परिवार और पुलिस वहां पर जाती है तो वह देखती हैं कि वहां पर रेखा की लाश भी पड़ी थी, लेकिन लाश के अंदर जो धागा काटने की कैंची आती है उससे वार करके उसी के अंदर छोड़ रखा था। उस नाइफ को देखकर पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि तरुण टेलर ने ही उस लड़की का कत्ल किया है। यह सब कुछ देखकर रेखा का भाई भी गुस्से में तलमला जाता है। वह गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन वह अभी से बच्चा था, उसे नहीं पता था क्या सही है क्या गलत, और वह क्या करे अपनी बहन के लिए। वह बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाता है। पुलिस अपनी इंक्वायरी कर रही थी। वह तरुण टेलर के घर जाती है तो वह डोरबेल बजाती है तो उसकी पत्नी गेट खोलती है। वह कहते हैं कि आपके पति कहाँ हैं, हमें उससे कुछ बात करनी है। तभी वह कहती है कि मेरे पति घर पर नहीं है, लेकिन लड़का जो कि एक तक दरवाजे के पीछे देखा जा रहा था। तभी पुलिस इंस्पेक्टर को साहब को शक हो जाता है और वह उनकी पत्नी को कहते हैं कि प्लीज आप साइड हो जाइए, हमें चेकिंग करनी है। वह अंदर जाते हैं तो तरुण टेलर उन्हें वहां पर अंदर मिल जाता है। तभी वे कहते हैं कि आपने झूठ क्यों बोला, जबकि यह यहीं पर थे। तरुण टेलर जब वह यह बात बोल रहे थे तभी उन पर वार करके वहां से भाग जाता है। वह जंगल की ओर जाता है। तभी सीसीटीवी कैमरे चेक किए जाते हैं तो उन्हें वहीं जंगल के अंदर ही अंडरग्राउंड हुआ था यह बात का पता चलता है। वह यह सब कुछ जानकर जंगल के चारों तरफ नाकाबंदी कर देते हैं और जंगल के अंदर उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन तब वह जंगल के अंदर जाते हैं तो उन्हें तरुण टेलर की लाश मिलती है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि हमारा शक सही था, तरुण टेलर इन सभी के पीछे नहीं था, इसे किसी ने फंसाया है। लेकिन तभी उनकी नजर एक पास के पत्थर पर जाके पड़ती है। पत्थर से होकर खूनी गुजरा था, उनके पांव खून से सने हुए थे। इसका डीएनए सैंपल लिया गया और पता लगाया गया कि आखिरकार यह खूनी कौन है। जब उसका पता चला तो उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया और पुलिस स्टेशन लाया गया। दूसरी तरफ पुलिस अपनी इंक्वायरी कर रही थी वहीं आसपास जहां पर रेखा गुमशुदा हुई थी, जिसके बाद वह वहां से नहीं निकल पाई। एक ऑटो वाले ने बताया था कि उसके पास किराया न होने के कारण उसे एक गांव में उतार दिया था और वह वहीं पर थी। वहीं पर गांव के आसपास में तब इस बात के बारे में पूछताछ की गई तो एक दुकानदार ने कहा कि हाँ यह लड़की आई थी, इसने मेरे पास से बिस्कुट लिए थे और इसने अपने भैया को मेरे फोन से फोन किया था क्योंकि इस लड़की के फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। यह बात सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं कि क्या मुझे उस लड़के के फोन नंबर मिल सकते हैं। यह बात कहकर वह उसके फोन नंबर लेते हैं और उसे ट्रेस करते हैं जो कि प्रिया के भाई के मिलते हैं। वह जाकर प्रिया के भाई को दबोच लेते हैं
और डीएनए सैंपल से भी पता चल रहा था कि वह तरुण टेलर का भी खूनी था। वह उसे गिरफ्तार करते हैं और मारपीट करके उसे पूछताछ करते हैं। रिमांड पर लेने के बाद जब पूछते हैं तो वह बताता है कि हाँ, ये सब कुछ मैंने किया था क्योंकि मैं तंग आ चुका था तरुण टेलर से। वह मेरी बीवी के साथ चक्कर चलाता था। वो तो ठीक है कि इसकी शादी मेरे साथ हो गई और तरुण टेलर की पहले से शादी हुई थी, इसीलिए मेरी पत्नी ने उससे शादी नहीं की, लेकिन उसने मेरे से ज्यादा उससे प्यार किया। जो मेरा दर्जा था वह उस टेलर को दिया। तीसरे दिन यह उनके पास फिटिंग के बहाने जाती रहती थी और यह लोग सोचते थे कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं सब कुछ देखता था, जो कि मेरे लिए देखना एक लज्जा से कम नहीं हो रहा था। यह सब कुछ कहकर वह अपनी पत्नी को कोसता है और वह कहता है कि मैं चाहता था कि मेरी पत्नी मेरे साथ रहे, मुझसे प्यार करे। मुझे डर था कि कहीं यह मुझे छोड़कर न चली जाए, इसीलिए मैंने अपनी बहन का खून किया और उसे जलाकर उसका इंची टेप वहां पर डाल दिया ताकि तरुण टेलर को पकड़ा जाए, लेकिन तुम लोगों ने उसे तब भी नहीं पकड़ा। तभी पुलिस कहती है कि ठीक है, तुमने अपनी बहन को तो इसे फंसाने के लिए किया था, तो हमारा पूरा शक उसी के ऊपर था, तो फिर तुमने रेखा का खून क्यों किया? तभी वह कहता है कि रेखा का मेरे पास फोन आया था क्योंकि वह मुझे अपने भैया के तरह मानती थी। उसका तब मेरे पास फोन आया तो मैं उसकी हेल्प करने वहां पर गया था। वह बोली कि मैं घर से भाग आई हूँ और मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज आप मेरी मदद कर दो। यह बात सुनकर मैंने उसे कहा था कि प्लीज तुम घर पर वापस जाओ, मैं सारी सिचुएशन हैंडल कर लूंगा और प्रिया का खून हो गया है और पुलिस इन सभी के बारे में पता नहीं लगा पा रही है। तभी वह कहती है कि अगर पुलिस नहीं पता लगा पा रही है तो भैया आपको इन सब के बारे में कैसे पता? तभी बोलता है कि उसके शरीर को आग तो मैंने ही लगाई थी। यह बात कहकर वह चुप हो जाता है। रेखा ये सब कुछ समझ जाती है कि वह सब कुछ सारा काम उसी के भैया ने ही किया था। तभी मैंने उसे मारना पड़ा क्योंकि उसे को मेरे ऊपर शक हो गया था। अगर उसे मैं छोड़ता तो मैं फंस जाता, इसीलिए मैंने उसे जान से मारकर जंगल में ही गिर दिया। और फिर भी आप लोगों ने तरुण टेलर को गिरफ्तार नहीं किया, इसीलिए मैंने इस बात का फायदा उठाया कि वह जंगल में वहीं पर फंसा हुआ है, इसीलिए मैंने उसके पास फोन किया और विश्वास दिलाया कि मैं उसका साथ दूंगा और उसके पास उससे मिलकर वहीं पर मार डाला। मैंने कुछ गलत नहीं किया। तभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि तुमने अपनी पत्नी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, उसका प्यार पाने के लिए यह सब कुछ किया था। जो तुमने ठीक लगा वह तुमने किया और जो अब कानून को ठीक लगेगा वह अब कानून करेगी। वो किसी ने कहा है कि जुर्म को जितना भी छुपाओ वह कम होता है, लेकिन पुलिस उन जुर्म से पर्दा उठा ही लेती है, चाहे जुल्म कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। आपको यह कहानी कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि मेरी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।